मैं आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा सर्दी हुआ है और थोड़ा फीवर भी है, जुकाम, इसके वजह से तुम्हारे जैसे 10 लोग आए तो भी नहीं जाऊंगा। छोड़ो। अब अध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया और मैं अध्यक्ष जी को भी, राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद देता हूं। वो दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित किए, लेकिन इस भाषण में सारी चीजें जो प्रधानमंत्री जी बाहर कहे थे या इस सदन के अंदर 5 साल में उन्होंने जो कुछ भी अपने मुद्दे रखे थे, वही मुद्दों को राष्ट्रपति जी के मुंह से प्रधानमंत्री जी ने बोलने लगाया। तो मुझे कहना पड़ता है कि पार्लियामेंट जैसा एक जिस जगह हम सब लोग मिलकर नीति को बनाते हैं और खास करके मोदी जी के 5 साल का कार्यकाल जो था, उन्होंने क्या अच्छा ठीक अच्छा अब तो आप नए बीजेपी वाले हैं, जोर से ही बोलेंगे। तो नहीं भाई, अब न्यूली कन्वर्टेड लोग बहुत जोर से बोलते हैं, न्यूली कन्वर्टेड लोग बहुत जोर से बोलते हैं, तो जान दे, मैं नहीं बोलता जाता। तो मैडम स्पीकर, मैं अपने एक बात से शुरू करूंगा, एक शेर से। ये हुस्नो आप तो ठीक है लेकिन, ये हुस्नो आप तो ठीक है लेकिन गुरूर क्यों तुमको इस पर है। ये हुस्नो आप तो ठीक है लेकिन गुरूर क्यों तुमको इस पर है। मैंने सूरज को हर शाम इसी आसमां में ढलते देखा है। मैंने सूरज को हर शाम इसी आसमां में ढलते देखा है। किस बात पे तू इतराता है, यहाँ वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं। किस बात पे तू इतराता है, यहाँ वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं। कभी तारों से जगमग आसमान में सितारों को टूटते देखा है। कभी तारों से जगमग आसमान में सितारों को टूटते देखा है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, ये जो कहा मैंने, उनको ये लागू होता है, क्योंकि हमेशा वो अपनी ही बात कहते हैं और खास करके दूसरों की बात को कभी मानते नहीं। ये आदत है उनकी, अपनी जो बात है वही ठीक है, और दूसरा किसी ने भी अगर कुछ सच्ची भी बात कहते हैं या सच्चाई भी है इतिहास में, उसको भी छिपा के वो रखने की कोशिश करते हैं। और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का अवसर एक बहुत ही मान और प्रतिष्ठा का अवसर है। उसमें सरकार की जो उपलब्धियां हुई है, उनके बारे में राष्ट्रपति जी पूरे देश को हमारे सदन के माध्यम से बताते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख है जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस सरकार की उपलब्धियों की तुलना पिछली सरकार से करने का प्रयास किया। ऐसा करना हमारे लिए शोभा नहीं देता और देश के लिए भी ये शोभा नहीं। ये अपने विचार को रखना चाहिए उन्हें, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण को राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल करना इस परंपरा को खराब करता है और दर्शाता है कि आज की सरकार अपनी गिरती हुई रेपुटेशन को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। ये प्रश्न बार बार हमें पूछा जाता है और कहा जाता है
कि आपने 60 साल में क्या किया। ये तो हमेशा उनका स्लोगन है, जहां कहीं भी जाने दो। जब कभी भी पब्लिक मीटिंग होती है या पार्लियामेंट में आते हैं तो कांग्रेस ने पहले 70 साल बोलते थे, अब जरा कम करके 55-60 पे आए हैं, क्योंकि उनको भी मालूम होगा इसमें 6 साल बीजेपी के हैं और 3 साल मोरारजी देसाई के हैं और दूसरे नेता के भी सब 3-4 साल हैं। इसीलिए अब वो घटाकर 60 साल में आपने क्या किया, ये वो कहते हैं। लेकिन उनको मैं ये बताना चाहता हूं, ये देश भारतीय संविधान प्रस्तावना के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का संविधान सर्वोपरि है एवं भारत के संविधान ने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति कोई आस्था नहीं रखती, उनको कमजोर किया गया और उनकी आजादी खत्म करने की कोशिश रोज पर रोज हो रही है। कमजोर वर्गों को जो सांप्रदायिक ताकतें सर उठा रही है और बोलने की आजादी भी छीन ली जा रही है और दलित पिछड़े वर्गों का और रिजर्वेशन भी खत्म हो रहा है। और जावड़ेकर साहब आज ने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि जो यूनिवर्सिटीज में रिजर्वेशन खत्म करके जो 200 पॉइंट का था उसको 13 पॉइंट बनाकर रिजर्वेशन खत्म किया, जिसमें दलित को नहीं है, बैकवर्ड्स को नहीं है और कमजोर लोगों को जो संविधान ने रिजर्वेशन दिया था वो सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में आज वो छीन लिया गया। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि संविधान के तहत ये सरकार नहीं चल रही है। और इधर तो 10% रिजर्वेशन की घोषणा की, अच्छी बात थी, हम भी सपोर्ट किए। लेकिन एक तरफ रिजर्वेशन तो आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिनकी रिजर्वेशन है वह अपने यूनिवर्सिटीज के माध्यम ऑटोनोमस बॉडीज के जहां भी है वो छीन ले रहे हो। और कम से कम हम 4 महीने से लड़ रहे हैं। लास्ट सदन में भी यहां आया था, तब जावड़ेकर जी ने यहां पर आश्वासन दिया कि हम इसको 8 दिन के अंदर ठीक कर देंगे, लेकिन क्यों नहीं किए? मैं पूछना चाहता हूं, रातों रात आप 10% का लाए, ठीक है, लेकिन उसी दिन यहाँ सोशल जस्टिस मिनिस्टर होगी है, उसी दिन उनका एक अनस्टार्ड क्वेश्चन था इसी सदन में और 11:30 बजे वो उत्तर देते हैं कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अरे अनस्टार्ड क्वेश्चन सेम डे 11:30 आप रिप्लाई देते हो, ऊंचे वर्गों के लिए 10% रिजर्वेशन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये मैं आपको दे देता हूं, अगर वो प्रश्न आप ही का प्रश्न है, यहां से ही पब्लिश हुआ है। तो दूसरे आधे घंटे में बिल आता है, तो इसका मतलब क्या है कि कैबिनेट में भी इसकी डिस्कशन होती नहीं है। सीधा मोदी साहब जो बोलते हैं वही होता है, दूसरे किसको भी मालूम नहीं है। अगर मालूम होता ये प्रश्न अनस्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर ऐसा क्यों आता, उसी दिन क्यों आता, और उसी दिन आप छानबीन नहीं कर सकते? क्या आप इसको देखते नहीं? तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप हमेशा ऐसी गड़बड़ी में अपने कानून लाते हो, तो जब होना लाना, पास करना, चले जाना, और जो जरूरी है उसको नहीं लाते। तो ये एक मेरा उनसे कहना है कि कम से कम दूसरों को भी देखो। हम हमेशा अच्छी चीज को सपोर्ट करते आए हैं और यहाँ विरोधी पक्ष में जितने भी लोग बैठे हैं, जो भी अच्छी चीज आती है, कहीं वो एक्ट यूनानिमसली हो गए, एक आधा हो सकता है जब भिन्नाभिप्राय हो सकता है, उसके ऊपर अलग अलग। अब मैं आता हूं कि चंद आंकड़े देता हूं आपको, क्योंकि मोदी जी हमेशा
युवकों को दिशाभूल करने के लिए और आजादी के बाद जो जनरेशन आया है उनको कहने के लिए वो हमेशा ये कहते हैं कि 60 साल में तुमने क्या किया। तो मैं छोटा सा एक 4-5 कॉलम बताऊंगा हमने क्या किया, क्योंकि वो आपको भी याद रहे, कभी मौका मिले तो ये आप कह देना। तो 60 साल में हमने ये किया। लिटरेसी रेट आजादी के बाद मैडम 16% था 1951 में, और 2014 में हम छोड़े तो 74% था। तो बढ़ी या घटी? और दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले 32 साल था और आज 70 साल 2007 में। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 165 डेथ्स पर 1000 इन्फेंट्स होते थे, आज 38 है। और इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन की बहुत बात होती है, अब प्रधानमंत्री सिंचाई योजना वो AIBP को तो वन ड्रॉप मोर क्रॉप, सो मेनी ड्रॉप्स नो क्रॉप, तो ये रहने दो। तो इरिगेशन, हरी क्रांति तो हमने लाई। जिस देश में एक अनाज का दाना नहीं मिलता था, लोग क्यों में क्या सर देखिए, उस देश में हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट तैयार करके, और मैडम स्पीकर आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, 22 मिलियन हेक्टेयर इरिगेशन था 1947-51 में, 68 मिलियन हेक्टेयर हमने 2014 तक बनाया। और फूड ग्रेन 50 मिलियन टन उस वक्त था, 138 मिलियन टन तक हमने लेके गए। और दूध का प्रोडक्शन, व्हाइट रेवोल्यूशन 17 मिलियन टन था और हमने 138 मिलियन टन इसको बनाया। और रोड 4 लाख किलोमीटर थे, 54 लाख किलोमीटर लाए। और रेलवे 54,000 किलोमीटर था, तो वो 65,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की बढ़ोतरी उसको कर दी। और कॉलेजेस इस देश में 500 कॉलेजेस थे। अरे उस तरह किसी तो तुम पढ़े हो, तुम कहा मोदी जी के जमाने में कॉलेज में पढ़े हो? चुप बैठिए। कॉलेज 500 थे मैडम, अब 37,000 ये 2014 तक कॉलेज हमने बनाए। ये है, अभी भी लिस्ट पढ़ सकता हूं, लेकिन उसमें नहीं जाता, क्योंकि सारी चीजें उनको मालूम है। मालूम रहते हुए भी वो लोग ये कहते हैं कि इसको अलग रख दो। नए लोगों को तो मालूम नहीं है, तो उनको दिशा भूल करने के लिए अपनी बात बोलते रहते हैं, कुछ नहीं करें, क्या कुछ ऐसा कहते हैं। ये उनका हमेशा डायलॉग होता है। लेकिन ये हमने किया, आपके सामने रखे। और ये आंकड़े मेरे नहीं, 2011 के सेंसस के आंकड़े आपके सामने रखे। और उसके बाद में ये पंचवार्षिक योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसलिए लाए थे कि एक सिस्टमैटिक डेवलपमेंट हमारा देश का हो। तो इसीलिए उन्होंने पंचवार्षिक योजनाओं में इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और दूसरे भी जो प्रोफेसर्स, ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान थे, उनको उन्होंने उसमें बिठाकर और कई योजनाएं उन्होंने लाई, जैसा कि बाकरा नांगल का हो, हीराकुंड हो, रींद हो, तुंगभद्रा हो, नागार्जुन हो, टेरी हो, ऐसे बहुत से 10-20 का आंकड़े पढ़ता हूं। ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और उसके बाद कांग्रेस की जो हुकूमत थी, उन्होंने ये सब किया है। तब इसके बारे में कुछ नहीं बोलते।
अरे इतने बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट किए वो हमने किया और किसी ने नहीं किया। और दूसरा, ये प्लानिंग कमीशन को तो आप खत्म कर दिए और नीति आयोग लाए। नीति आयोग क्या है? ये एक दिखावटी संस्था हो गई और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक अंग हो गया। इसको कोई इंडिपेंडेंट सोच नहीं है। अगर कोई प्लानिंग अपने विचार को सामने रखता है तो उसका कहीं पर विचार नहीं किया जाता, सिर्फ उनको एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक छोटा सा डिपार्टमेंट के नाते इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरी चीजें जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पब्लिक सेक्टर्स जो हमने लाई, ये तो सब आपको मालूम है। ये भारत हेवी इलेक्ट्रिकल हो, सेल हो, HMT हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक हो, ये सारी चीजें, यहां तक कि एटॉमिक एनर्जी जैसी संस्थाएं हमने की और आर्यभट्ट जैसा सैटेलाइट लॉन्च से भारत उन देशों में शामिल हो गया जिनका अपना नाम एक सैटेलाइट में आज भी है। और 1974 में भारत ने शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु परीक्षण किया जिसने दुनिया को चौंका दिया। और इंदिरा गांधी जी के समय अंतरिक्ष में पहली बार एक भारतीय व्यक्ति जो राकेश शर्मा 1984 में भेजा गया। जब इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा कि वहां से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा। यानी ये जो काम हमने किया, तो भाई थोड़ा तो क्रेडिट दो। अरे नहीं, आपके दिल में क्या है जब नफरत है, नहीं, जब आपके दिल में नफरत है और आप नफरत से भरे हुए, आपका पूरा शरीर ही अगर नफरत से भरा हुआ है तो कौन क्या कर सकते हैं। तो इतना सब काम होने के बावजूद फिर भी आप चाहते हो 70 साल में क्या किया, 60 साल में आपने क्या किया। अरे ये किया, देश को बचाया, खाना दिया, दूध दिया, विद्या दी, पानी दिया, सब कुछ दिया। और इसके बाद अरे वो घोटाला, चल तुम रिप्लाई देंगे। अरे जब हम काम की बात करते हैं तो आप उल्टी बात करते हो। अरे उसका जवाब देते वक्त देंगे, हम तो जवाब उसका दे देंगे। लेकिन हम जब इतनी तरक्की की है लेकिन आप क्या किए, तालियां बजा के नौजवानों को दिशा भूल करने की, अगर उनमें भ्रमता पैदा करने की बात अगर करेंगे, आज नहीं कल जो आप जो कह रहे हैं, सत्य से दूर की बातें जो कर रहे हैं, लोग आज ना कल उसको ठुकराएंगे। तो मैं आपसे ये कहूंगा मैडम, और एक आप GDP की बात करते हैं, मैं पैसों में बोलूंगा कि 1947 में इस देश की GDP इसमें मनी वैल्यू में 3 लाख करोड़ रुपए थे और 13-14 तक GDP 98 लाख रुपए हो गया। 3 लाख से 98 लाख तक अगर किसी ने किया, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। और 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के GDP को लगभग 33 गुना बढ़ाया। और कांग्रेस सरकार के 5-6 और 7-8 के बीच में भारत को आज तक का सबसे ऊंचा 9.6% GDP ग्रोथ रेट दिखाया। जब 2008 में सारा दुनिया में जो एक आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, लेकिन हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी पक्का थी तो उसको कोई हिला नहीं सके, आगे बढ़ते। ये अपनी काम है। और मैं आपसे और भी बताना चाहता हूं मैडम, जो इनके जमाने में 7.5%, 7 या 7.5
5% एक जीडीपी ग्रोथ का होने वाला था, होने के एक अंदाजा था। लेकिन इन्होंने क्या समझा, 7 अगर हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही, तो फिर तो आंकड़े के बेस बदल गए। तो बेस जो बदला, उन्होंने नए आंकड़े बनाए और 8% उन्होंने अपनी जीडीपी को बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी मोड़ तोड़ के जोड़ के करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सबको मालूम हो रहा है आपकी अचीवमेंट क्या है, आप कैसा इसको कितना बड़ा चढ़ा के कहते हैं, ये सबको मालूम है। अगर यही जीडीपी ग्रोथ है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, मैं पूछता हूं। अगर यही जीडीपी ग्रोथ है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा, मैं पूछता हूं। और मैं आगे ये भी कहूंगा मैडम, सच ये है कि जमीन से आसमान तक, बुनियादी ढांचे से लेकर रॉकेट साइंस तक, लड़ाकू टैंक से लेकर मिसाइल तक, अनाज से लेकर दूध के उत्पादन तक, आप कहीं भी उंगली रखिए आपको कांग्रेस 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 दिखेगा। यही मेहनत, देश के लिए कुर्बानी और सफलता की कहानी हमारी नजर आएगी। हमने दुनिया में एक आत्मनिर्भर, सक्षम और स्वाभिमानी देश के रूप में अपनी जगह बनाई। लोकतंत्र की संविधान के तहत लोकतंत्र को मजबूत बनाया और लोकतंत्र और संविधान की रक्षा भी हमने की। तो अरे ये देखिए मैडम, जरा उनको चुप बैठने के लिए अब आया कि डिमोनेटाइजेशन, अब नोटबंदी, और नोटबंदी को भी ये सफलता से हमने किया। नोटबंदी से प्रोग्रेस हुआ, नोटबंदी से टेररिज्म खत्म हुआ, नोटबंदी से काला धन वापिस आएगा, नोटबंदी से करप्शन खत्म हो जाएगा, ये और फेक करेंसी भी, ये सारी चीजें उन्होंने कही। कब? 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे खुद ही टीवी पे आकर मोदी जी ने कहा, आज से 500, 1000 के नोट कागज के रद्दी टुकड़े, वो सब कचरे के डब्बे में जाएंगे, इसको कोई वैल्यू नहीं है। और उन्होंने ये कहा, और इसका फटकारा किसको मिला, इसका झटका किसको मिला? उन लोगों को जो मां बहनें देहातों में काम करके अपना पैसा बचाए थे, जो अपने बच्चों के शादी के लिए, घर बनने के लिए, छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए रखा था, उनका मार गिरा। कोई अमीर आदमी को मार नहीं गिरा, कोई इनके दोस्तों को मार नहीं गिरा, कोई लोग यहां से पैसे लेके भाग गए उनको मार नहीं गिरा, जो लोग नोट बदलाव कर रही है उनको मार नहीं गिरा, जो लोग बैंकों के साथ दोस्ती थी उनको मार नहीं गिरा। मार किनको गिरा? खेती में काम करने वालों को, छोटे मोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, इनको मार गिरा। और इससे नौकरियां भी घट गई, क्योंकि छोटे मोटे कारोबार भी बंद हो गए। और मेरे बात को नहीं मानते, लेकिन कम से कम जो अर्थशास्त्रज्ञ है, इकोनॉमिस्ट है, बड़े बड़े तज्ञ हैं, उनको तो मानेंगे ना। तो उनका कहना क्या है? एक इस देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट है मनमोहन सिंह जी, और वर्ल्ड में भी उनका बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने यही कहा, जब जीडीपी नोटबंदी जब हुई, तब उन्होंने ये कहा, इट इज ए मोन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट फेल्यूर एंड इट इज ए केस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज्ड प्लंडर ऑफ द कंट्री इकोनॉमी। आज यही सिद्ध हुआ है। और उसके बाद अरविंद सुब्रमण्यम, जो पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने यही कहा, डिमोनेटाइजेशन वाज ए मैसिव ड्रैकोनियन मॉनेटरी शॉक। In one fell swoop, 86% of the currency in circulation was withdrawn. A real GDP growth was clearly affected by demonetization. Growth had been
slowing even before, but after demonetization, the slide accelerated. ये मेरा नहीं, इकोनॉमिस्ट का कहना है। आगे गवर्नमेंट का एडवाइजर और अमृता सेन भारत रत्न नोबेल प्राइज, उनका कहना है एट वन स्ट्रोक द मूव डिक्लेयर्स ऑल इंडियंस, इंडीड ऑल होल्डर्स ऑफ इंडियन करेंसी। मैं फिर एक बार पढ़ता हूं, एट वन स्ट्रोक द मूव डिक्लेयर्स all Indians, indeed all holders of Indian currency, as possibly crooks unless they can establish they are not. ये उनका कहना है। तो ऐसे और ऐसे जो इकोनॉमिस्ट हैं नोन वर्ल्ड के रिनोन, उनका ये कहना है। और आज आरबीआई में, मैडम क्योंकि आप सुन रहे हैं क्या, कुछ नींद आ रही शायद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आरबीआई के 2 अगस्त 2018 में ये रिपोर्ट उन्हीं का है, और यहाँ के बहुत से नेता लोग फाइनेंस कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, बहुत से कमेटियां में भी है। अब वो आरबीआई कहता है कि 99.99 पैसे वापस आ गए। फिर कहाँ गया भाई तुम्हारा कालाधन, कहाँ है? और बोले कि कालाधन मैं लाऊंगा, हर एक को 15-15 लाख दूंगा, और हर नौजवान को ये बोले कि 15 लाख आपके जान। कांग्रेस पार्टी ने 80 लाख करोड़ लूटा। ये इनके दोस्त कोई रामदेव जी महाराज, उन्होंने कहते थे, तो इन्होंने भी वही शुरू किए। कम से कम अगर वो बोले, अब प्रधानमंत्री जी तो नहीं बोलना चाहिए, तो बनने वाले थे, क्योंकि उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था, सब कुछ था। 13.5 साल का उनको तो अनुभव था चीफ मिनिस्टर होते। इन्होंने भी बोलना शुरू किया, हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। ऐसी गलत प्रॉमिसेस करके, ऐसा गलत प्रॉमिसेस करके आप सत्ता पे आके बैठे हो, फिर भी झूठ बोलने का छोड़ रहे नहीं। मेरे को यही समझ में नहीं आया। तो ये सर, मैडम स्पीकर, मेरा ये कहना नहीं, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ये कहती है, फाइनेंस, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, आप बहुत उठिए। अब कृषि मंत्रालय ने नवंबर 2018 में एक रिपोर्ट में कहा कि नोटबंदी के कारण किसानों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि अरे सुनो, कारण किसानों को बहुत परेशानी हुई क्योंकि उनके पास खाद, बीज आदि के लिए पैसे नहीं बचे थे। बाद में सरकार यू टर्न हो गई, बाद में बोली भाई ये रिपोर्ट अगर दिया सरकार की बदनामी होगी, इसीलिए फौरन इसको बदलो। फिर यू टर्न ली, और यू टर्न लेकर उन्होंने ये कहा नहीं, डीमोनेटाइजेशन से बहुत किसानों को मदद हुआ। अरे एक तरफ आपका रिपोर्ट आप ही बोलते हैं, दूसरे तरफ आप उसको बदला देते हैं, तो ये आपकी आदत है। तो आदत से मजबूर है, झूठ बोलने की आदत से आप क्या करते हैं? सर, मैडम स्पीकर, देखो ये तो आप 2 करोड़ नौकरियां का बोले, फिर ब्लैक मनी का बोले, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं आंकड़े, दी अनएम्प्लॉयमेंट कैसा बढ़ रहा है। 11-12 में बेरोजगारी 3.8% थी, और एनएसएसओ की एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार 17-18 में ये रेट 6.1% हो गई। फिर इस रिपोर्ट के सरकार ने जनता से छुपा कर रखा था, इसीलिए एनएसएस, ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के 2 सदस्य वो रुक गए और वो राजीनामा देकर चले, क्योंकि वो सब मेंबर्स, चेयरमैन जैसे 2 मेंबर। और मैं इसलिए कह रहा हूं
कि आपका रिपोर्ट जो है खुद ही ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और पहले से भी बढ़ा है, और फिर भी आप कहते हैं कि इतने नौकरियां हमने दी। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में एक ग्रामीण कौशल विकास की बात की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रूरल एम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ा है। एनएसएस के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी का रेट 11-12 में 5% था। और एक बार पढ़ूं, एनएसएस के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण युवाओं के बेरोजगारी का रेट 5% से और 17-18 में 17.4% पहुंच गया। और दूसरा, ग्रामीण महिलाओं के लिए ये उस वक्त 4.8% था अनएम्प्लॉयमेंट, अब बढ़कर 13.6% हुआ है। और मैं इनके पास नौकरियों की भी कमी नहीं है। पॉइंट 275 मेरे भाषण में 2753 275(3) कहता है कि द एविडेंस गिवन बिफोर ए कमिटी shall not be published by any member of the committee or by any other person until it has been laid on the tables। तो जो अभी उन्होंने एग्रीकल्चर का कोट किया, हमने वो पेश नहीं किया है रिपोर्ट। यदि उन्होंने कोट किया इज मिसलीडिंग द हाउस, तो इसीलिए या तो उनको माफी मांगनी चाहिए या एक्सपंज करना चाहिए वो सारा चीज। मैडम स्पीकर, और जुलाई जुलाई 2017 में रेलवे में कम से कम अब तक आपके पास 2,50,000 वैकेंसीज है। एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और देहात में भी, यानी रूरल इंडिया में भी, अर्बन में भी। और वैकेंसीज कितने हैं आपके पास? रेलवे में 2,50,000, मार्च 2018 में पोस्ट एंड टेलीग्राफ में 55,000 वैकेंसी, और जनवरी 2018 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 16,000 वैकेंसी, और एआईआर दूरदर्शन में 16,000 वैकेंसी, और जनवरी 2018 में सरकार के केवल 5 मंत्रालयों में लगभग 9,000 रिजर्व पोस्ट कैटेगरी के जॉब वेकेंट है। इतने लाखों वैकेंसीज रहते वो भी भर्ती नहीं कर रहे, नए एम्प्लॉयमेंट नहीं ला रहे, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है उसको मानने को भी आप तैयार नहीं है। तो इससे यही मालूम होता है कि इस सरकार को युवकों को प्रोत्साहन देना, नौकरी देना, जीडीपी बढ़ाना, ये उनके बस में नहीं है, या वो चाहते नहीं। और एक ईपीएफ, चंद आंकड़े उन्होंने ऐसे बनाए ईपीएफ में, ईएसआई में उन्होंने क्या कर दिया, 55 लाख नौकरियां हमने दी। कहां दिया? जो लोग थे उनको ईएसआई में, प्रोविडेंट फंड में लाए, वो एज यूजुअल ड्राइव रहता है, हर साल ड्राइव। इस बार जोर से ड्राइव होगा 55 लाख। जो है सो एम्प्लॉयमेंट हो, ये क्रिएटेड नहीं, जनरेटेड नहीं, या नए एम्प्लॉयमेंट नहीं, ये तो पुराने एम्प्लॉयमेंट को ईपीएफपी एनरोलमेंट करके हमने 55 लाख दिया। अब दूसरी बात ये जीएसटी, और अब जीएसटी के लिए तो ये सारा सदन आपको सपोर्ट किया, लेकिन उसके वजह से जो हर जगह दिक्कतें आ रही हैं, और हम बोले कि पहले ही मैक्सिमम 18% रखो, उसके ऊपर मत रखिए, ये दिक्कत होती है। लेकिन आपने नहीं माना, आपने क्या किया, उसको जीएसटी को 4-4, 5-5 स्लैब करके आखिरी में जैसे जैसे इलेक्शन आते रहते, गुजरात इलेक्शन आया कम करो, फिर दूसरा इलेक्शन आया कम करो, यूपी का आया कम करो। हाँ, अरे भाई पहले ज्यादा करो फिर बाद में कम करो। इसीलिए तो हम बोल रहे थे प्रैक्टिकल 18% से ज्यादा मत जाओ, 3 स्लैब जो बनाते हैं उतने बना के रखो,
प्रैक्टिकल नहीं, हम नहीं मानते। तो ये चीजें उसके वजह से पूरे व्यापार खत्म हो गए और एमएसएमई उनके खुद को बहुत बार रिप्रेजेंटेशन दिए हैं एमएसएमई। लोग बोले कि हमारा एक्सपोर्ट बंद हो रहा है आपके वजह से, कृपया करके इसको ठीक कर दो। फिर भी उनकी बात नहीं सुने। वोट तो उनकी लिए, लेकिन उनको मदद करने की कोशिश उन्होंने नहीं की। जब जब इलेक्शन आता उस वक्त कम होता तो कम करते जाते हैं वोटों के लिए। अब मैडम ये राफेल डील, तो हमने इस सदन में तो इसको बहुत उठाया, बहुत बार बातें की, लेकिन इसके बारे में उनका कोई जवाब नहीं है। कम से कम अगर आप इजाजत दिए 1 घंटा इसके लिए चर्चा के लिए वो तैयार हो जाए। ये राफेल डील गलत कैसी? अरे प्रधानमंत्री जी करना चाहिए मैडम, जिन्होंने अपने साथ एक एंटरप्रेन्योर्स को गए और अपना एग्रीमेंट करवाया, जिसकी इंसॉल्वेंसी हुई, परसों ही दाखिल किया 45,000 करोड़ 45 करोड़ रुपए की इंसॉल्वेंसी का पिटीशन जो दाखिल किया, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो एचएएल का छीन के, और ऊपर से जिसको बोल्ट नट करने को भी नहीं आता वैसे आदमी को राफेल लड़ाकू जहाज बनाने का अगर देते हैं और उसमें 30 से 35,000 का घोटाला है, यह हम बोल रहे हैं। इसीलिए चर्चा के लिए यहाँ पर तैयार होने दो, सेपरेट चर्चा करेंगे। यहाँ कहीं भाषण में बोल के चले जाने का नहीं है। इसका कैसा हुआ, क्या हुआ, फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा, इन्होंने जाकर किस ढंग से प्रेशर लाया और कैसा हुआ। इसीलिए मैडम स्पीकर, हम हमेशा मैं आपसे विनती करूंगा कि हमारा जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ, ये हम पहले से करें, आज भी कहूंगा, और जब तक ये समस्या का हल नहीं होता तब तक हम इसको इस इशू पे लड़ते रहेंगे। और दूसरी चीज मैडम, ये तो ठीक एक चल रहा, और अरे एचएएल के जैसा 60 साल का उसको एक्सपीरियंस है, काम कर रहे हैं। तुम अगर अपनी बात को सही करने के लिए एक अच्छी संस्था को बदनाम करना चाहते हो, जो लोग वहां पर मेहनत करके इस देश के लड़ाकू जहाज जितने भी हैं उनको अगर स्पेयर पार्ट्स बना के देते हैं, उनका इंसल्ट करते हो, और एक आदमी जो इंसॉल्वेंट है उसको सपोर्ट करते हो, ये क्या है सर? ये और दूसरी चीज, अरे आपके साहब बेचारे आपके डिफेंस मिनिस्टर को भी मालूम, मैडम इनके डिफेंस मिनिस्टर को भी मालूम नहीं। और मैडम स्पीकर, मैं और एक खुलासा करना चाहता हूं। दो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक एफिडेविट डाला इसके बारे में, एक सील्ड कवर में, और वहां पर क्या झूठ बोला या असत्य बात बोली, झूठ बोला असत्य या सत्य से दूर, क्या बोला उन्होंने? राफेल मामले के मुद्दे की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट से झूठ बोला कि सीएजी एंड पीएससी दोनों ने राफेल के विमानों की कीमत की जांच की, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा। फिर बाद में उन्होंने उसको करेक्शन एप्लीकेशन डाला। क्यों भाई करेक्शन? आपको मालूम नहीं सीएजी रिपोर्ट यहां पर पेश हो गई थी? क्या पीएससी में इसका कोई चर्चा हुआ था? क्या सीएजी ने इसको इस कीमत को मान के एक रिपोर्ट रखा था? नहीं। लेकिन वो भी झूठ वहां पर आपने, यानी अपने कामों का भी आप ध्यान नहीं रखते। एक तरफ मैं अभी कोट किया जो अनस्टार्ट क्वेश्चन इस सदन में था, उसी आधा घंटा में वैसा ही है। जो चीजें नहीं है वो उन चीजों को लेकर इन्होंने कोर्ट को भी झूठ बोला, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला, और आज ये है कि बाद में वो माफी मांगने का चल रहा है। अब मैडम ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी और कितनी देर है मैडम? और एक आधा घंटा बस। मैडम देखिए सर, ऑटोनोमस ये एक तरफ तो मेरे शब्द नहीं है, जुडिशरी एक रिटायर्ड जज ने
एक रिटायर्ड जज ने कहता है, एक जज ने रिटायर होने पर कहा कि हाईएस्ट जुडिशरी को किसी एक्सटर्नल सोर्सेस के द्वारा रिमोट कंट्रोल की तरह चलाया जा रहा है। और दूसरा, आरबीआई का तो आपको मालूम है, आरबीआई के गवर्नर तो एक के बाद एक रिजाइन कर देंगे, यहां तक कि उर्जित पटेल को भी भेज दें। और उसके तो एक फिर उसके बाद अरे रघुराम राजन तो गए, उर्जित पटेल भी गए, फिर उसके बाद नीति आयोग के अरविंद पनिगर गए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर गए अरविंद सुब्रमण्यम, पीएम इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के सदस्य सुरजीत भल्ला गए, और एनएसएसओ के 2 सदस्य वो भी चले गए घर। तो सबको इन्होंने एक एक करके दिया। और ये ऑटोनोमस बॉडी। और दूसरा, सीबीआई, सीवीसी, ईडी, आईटी, सबके ऊपर दबाव। अगर उनकी बात कोई मानेगा नहीं या उनके अगर कंट्रोल में कोई चीज आती नहीं तो लगाओ सीबीआई को, लगाओ ईडी को, लगाओ किसी और एजेंसी को, लगाकर उनकी आवाज को बंद करो, उनका गला घोटो। ये अगर डेमोक्रेसी में ये चीज होती है तो इससे बुरा कुछ नहीं। और मैं एक कोट आपके सामने करूंगा मैडम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कहा था, हाउएवर गुड द कॉन्स्टिट्यूशन में बी, इफ दोज हु आर implementing it are not good, it will prove to be bad. However good a constitution may be, if those who are implementing it are not good, it will prove to be bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. ये बाबा साहब अम्बेडकर, कम से कम इसके तहत तो चलिए, इसके तहत तो चलिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को आप बार बार कोट करते हैं और हमारे राष्ट्रपति के भाषण में भी उनका कोट हुआ है। और उसके साथ एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर्स का ऐसा इश्यू है कि मोदी जी ने तो हुकूमत आने से पहले अपने प्रणाली में खूब बोला कि उनको, किसानों को मैं दुगना दाम दूंगा और आमदनी बढ़ाऊंगा, ये बात उन्होंने की। लेकिन अब एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ अब कुछ 3% कुछ हो गई है, लेकिन अब एवरेज अगर लिए तो जो यूपीए गवर्नमेंट में 4% थी, अब इनका 2% पे आया है। और 1,10,000 करोड़ रुपए आप कॉर्पोरेट वालों का माफ कर सकते हो, तो किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करते? क्योंकि इंडस्ट्री चलाने के लिए अगर आपके कोई रूल्स है, रेगुलेशन है, तो उनको प्रेफरेंस देके 1,10,000 करोड़ रुपए उनको माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं कर रहे। और अब इलेक्शन आ रहा है, कुछ देना, तो इसीलिए ये आगे की बात, लेकिन जो कुछ 5 साल में वायदे किए वो एक भी क्यों नहीं निभाए? ये बात है ना। जब सत्ता तुम्हारे को मिली, जब आई, उस वक्त आप एक्ट नहीं करे। अब जब सत्ता के लिए तरस रहे हो आगे, उसके लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हो, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। किसान समझ गया है उसको तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। सिर्फ अगर किसी को थोड़ा कुछ फायदा मिलेगा तो इनकम टैक्स रिबेट वालों को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। अब एमएसपी की बात है, पिग कॉस्ट, देखो पहली बार हुआ कि कॉस्ट का 1.5 गुना करने का, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रिपोर्ट के अनुसार जो हर लिहाज से इन्वेस्टिगेशन करके जो बनाते हैं, ऐसा एक रिपोर्ट हमारे सामने है। वो यूपीए 2 सरकार के समय एमएसपी का एवरेज ग्रोथ, आई एम टेलिंग, एवरेज ग्रोथ 11.28 था, 11.8, 28%।
जबकि बीजेपी सरकार के समय सिर्फ 4.91% बढ़ोतरी। या आप देख लीजिए एवरेज क्या। तो अब और दूसरी चीज, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें तो इतना घोटाला है कि ये किसानों को, आपको कोई भी सरकार आने दो, इसको तो बदलना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं कि इससे, मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूं मैं, देखिए 16-17 में, 17-18 में 84 लाख किसानों ने इस बीमा को छोड़ दिया क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलने वाला। 16-17 से 2018 तक इंश्योरेंस कंपनीज को 48,000 करोड़ रुपए मिले प्रीमियम, और किसानों का जो क्लेम 28,000 करोड़, सीधा 20,000 करोड़ कंपनी के खाते में गया, इंश्योरेंस कंपनी के जेब में गया। और ये कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियों को आप ऐसे स्कीम्स बना के फायदा करके देते हो और ये किसानों को छोड़ देते हो। ये तो दिन दहाड़े लूट है, दिन दहाड़े लूट है। इसको बंद करना होगा, किसानों के लिए नई तरीके ढूंढना होगा, उनको डायरेक्टली पैसे मिले जैसा होना ये इंश्योरेंस के लिए। और ये तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, कंप्लीट कीजिए। मैंने नहीं तो आपका सेकंड स्पीकर नहीं बोल सकता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर, नो ये सदन तो आखिरी है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। नो अरे 5 साल में उन्होंने क्या किया बताना तो पड़ेगा ना मेरा। अब वो तो हर जगह बताते हैं, नहीं बोलेगा हमको वो क्या किए और क्या नहीं किए और हमने क्या किया वो बता रहा हूँ। मैं दूसरा कहीं बाहर से आंकड़े नहीं ला रहा हूँ, उन्हीं के आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूँ। अब रूरल इलेक्ट्रिसिटी, ये लोग मुझे हाथ उनके भेजे पब्लिक में बोलने के लिए नहीं सर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, तो इसकी बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह कहते हैं, हर भाषण में। इस देश को आजाद हुआ 70 साल, अब 18,000 देहातों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हाँ? लेकिन इस 5 साल में 18,000 में से उन्हीं का, लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय एक अपनी रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2018 में उन्होंने कहा 5,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची। हो गया? अब आपका हो गया 15,000 का, 15,000 देहात को आप पहुंचाए। लेकिन कांग्रेस ने इस देश में 16,50,000 देहात हैं, विलेजेस, 16,32,000 विलेजेस को हमने इलेक्ट्रिफिकेशन दिया। 6,32,000 देहातों को हमने इलेक्ट्रिफिकेशन दिया और आप 12-13 को तो मैंने दिया। ये क्या है? अरे आप आंकड़े देखिए। आज एक प्रश्न था और उस प्रश्न में पूछा, मैं नहीं पूछा, आपने कहा कि नहीं ये बाद में पूछे, भाषण कर रहे कैसा भी उस वक्त लाए। तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप ये भूल गए 60 साल में 6,32,000 देहातों को हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया, तो ये सब जुमले हैं और जुमलों की सरकार ये ऐसी ही करते रहेगी। हम काम करने वाले हैं, वो जुमला बोलने वाले हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मैडम स्पीकर, ये आपको मालूम है कि मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट, लेकिन इनके मिनिमम गवर्नमेंट में मैक्सिमम गवर्नमेंट में क्या हुआ है? इतने लोगों को अगर लिस्ट पढ़ा तो फिर लोग घबराएंगे कि कितने गांवों में लिंचिंग हुआ। ये ऑर्गेनाइज्ड लिंचिंग, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गोरक्षा के नाम पे और छुआछूत के नाम से। दलित अगर शादी कर ले के घोड़े पे बैठ के जाता
उसको उतार के मारते हैं, लेकिन आप यहाँ आकर एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। कोई अछूत अगर मंदिर में जाता है, अगर कोई जाने नहीं दिया तो उसके खिलाफ आप एक्शन नहीं लेते। चाहे वो मैं जितने भी 10 मई 2015 से लेकर अब तक मैं पूरे पढ़ दूंगा कि आपने तो आया था सबकी रक्षा करने के लिए। आपने तो यह कहा दलित, वंचित, पीड़ित, जितने भी अच्छे शब्द है वो हमारे यादव जी बहुत अच्छा बोलते हैं। सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, अब वो बीजेपी बन गए, पाप बेचारे अपने उसूल को ही बदल दिए। 30-40 साल तो पूरा लाइफ उधर डाले, अब नया 10-15 साल से 15-20 साल से इधर आए, फिर इसको सेकंड किए उन्होंने भी नहीं आए। जगदम्बिका पाल वो तो न्यूली कन्वर्टेड है, बहुत जल्दी अडॉप्ट किया आप उसने तो उसको उनको तो पाप घूमते घूमते हर जगह से फिर यहाँ आ गए। उन्होंने जोरदार तकरीर की, उन्होंने इतनी गालियां दी। मेरे सरकार में 10 साल थे और पहले भी वो एक दिन के मुख्यमंत्री थे, और सब पार्टियां बदलते रहते थे, लेकिन उन्होंने भी जोरदार कांग्रेस को गालियां देना, मोदी जी की तारीफ करना, भाषण के जितने भी लफ्ज थे हिंदी के अच्छे अच्छे प्रयोग करके उन्होंने भी अब उनको सपोर्ट करने की कोशिश की। तो ये मैडम, ये मॉब लिंचिंग इनके जमाने में हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ। होता हर जगह घटनाएं थोड़ी छुटपुट होती है, लेकिन ये संस्थाओं ने कर रहे। आपने भी वार्निंग किया, क्योंकि वो वीएचपी के हो, गोरक्षक हो, किसी को भी हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपके कहने के बावजूद भी क्यों हुआ, क्यों हो रहा है आज तक मैं पूछना चाहता हूं। और यहाँ तक, अरे और मैडम, यहाँ इनको गांधी जी से भी नफरत है। गांधी जी के तो 150वीं सालगिरह मनाते, जन्मदिन मनाते, लेकिन लखनऊ में वहां पर जब गांधी का 30th मार्टियर्स डे था, 30th उस दिन, जनवरी के दिन, उस दिन उनका एक फोटो लगा के, कटआउट लगा के विश्व हिंदू परिषद का एक, सॉरी, हिंदू महासभा का विश्व महासभा I correct it, हिंदू महासभा, I correct it, not हिंदू। ये वहां पर उसको ठहरा करके गोडसे को हार पहना के गांधी को शूट करने का अधिकार, गांधी जी को शूट, यह है। आपको कितने अरेस्ट किए, कितने लोगों को आप अरेस्ट किए, किनको जेल में डाले, ये सेम है देश के ऊपर, ये कलंक है। गांधी की फोटो रखते हैं, राष्ट्रपति जी का फोटो रखते, उनको राष्ट्रपिता मानते हो, लेकिन उनको मुख्यमंत्री सपोर्ट करते हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, आपको किसी के बारे में आदर, इनको आदर नहीं है, और हर एक को अपना सताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है, मैं ये भी कहूंगा कि जो इनका पेट्रोल और डीजल ये चीजें, तो क्या सर, मैंने थोड़ा बोल के तो ये देखिए, अब पेट्रोल डीजल की इंटरनेशनल मार्केट में तो दाम गिरते गए, लेकिन आप दाम पहले जितने थे वही रखते गए। लेकिन पहले की सरकार जब दाम घटते थे या दाम अगर बढ़ते थे, तो भी एक ही लोगों को राहत देने के लिए या उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने दाम को वैसा ही, लेकिन आप कम होने के बावजूद वो कंज्यूमर्स को जो फायदा देना था वो नहीं दिए, और कम से कम 9-10 लाख रुपए, उसमें 9-10 लाख करोड़ रुपए आप कमाया, और आप ये कैसा इस्तेमाल किया, कहाँ गया, और जो कंज्यूमर पैसा दिया उसको क्यों रिलीफ नहीं मिला, मैं पूछना चाहता हूं। और ये चीजें आप कर रहे हैं, और इससे लोग नाखुश हैं, और वो चाहते हैं कि कम से कम ऐसी चीजों में
जब राहत देना चाहिए वो देना चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते, अब मैं अगर कहूंगा तो फिर उनको आएगा। तो इनके जमाने में कम से कम एक्साइज ड्यूटी 386% बढ़ गई और पेट्रोल का 126% बढ़ गया और कंज्यूमर से लूट के ये बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को फायदा तो कर रही है और 1,10,000 तक मुनाफा उनको मुनाफा कर दिए। अब एक मैं कहना चाहता हूं, अपने रिजर्वेशन की बात तो मैं पहले कही, लेकिन एक है महिला बिल का। अध्यक्ष महोदय, आपके जमाने में तो आना चाहिए, क्योंकि अब मोदी जी इतना क्विक एक्शन लेते हैं, यहाँ प्रश्न चलते रहता है लेकिन इमीडिएटली दूसरा यहाँ पर बिल आते रहता है। कम से कम इसको तो लाने के लिए आप कहिए। आपका रिट चलता है, आपकी बात मानते हैं, आप कुछ नहीं पूछते, ये पूछिए आप। अब हमको तो पहले नरेगा की जब भी बात करते थे तो मोदी साहब, जेटली साहब हमारा मजाक उड़ाते थे। तो इस जो मनरेगा का वो ये कहते थे, इस मनरेगा को मैं कभी मिटाऊंगा नहीं, ये तो आपकी जीती जागती स्मारक है, ये आप कहते थे। और आपके लोगों ने ये कहा, क्या कहा, अब ये सरकार कह रही है कि स्कीम गांव में गरीबी हटाने और गांव में उपभोग खपत बढ़ाने की एक उत्तम योजना है और इस साल के बजट में नरेगा का एलोकेशन 14% कम किए। मैं पूछता हूं, उत्तम अगर है और कम से कम 15 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में जो थे वो ऊपर चले गए, तो आप इसको कम क्यों कर रहे हैं? अरे सुनिए, बजट प्रोपोर्शनेटली आई एम टॉकिंग परसेंट 60,000 करोड़ गए, लेकिन प्रोपोर्शनेटली अगर पहले का अगर आप किए हैं एलोकेशन बढ़ रहा है इस बार भी। ये देखिए, मैं यील्ड नहीं हो रहा हूँ इनको, मैडम, आई एम नॉट यील्डिंग, ये कह रहे हैं कि कम हो, आई एम नॉट यील्डिंग, आई एम नॉट। पहले तो 100 दिन लोगों को मिलते थे, आज 40-50 दिन भी उनको मिल रहा है एक, और उसी लिए 2% बोल रहा हूं मैं। 50 आप 59,000 से 60,000 कर सकते हो, लेकिन प्रोपोर्शनेटली आपका परसेंटेज 2% से गिरा हुआ है। आप छोड़िए चुप। और दूसरी पॉवर्टी और सर पॉवर्टी एरेडिकेशन का उन्होंने खुद ही कहा और हमने इस पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए पहले से नरेगा स्कीम चलाया, राइट टू फूड, उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीजें हमने जनता के हित में लाई थी, लेकिन इन सभी को वो कमजोर कर दिया। और एक जी आप स्किल डेवलपमेंट हो गया। नहीं, एक मिनट, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बहुत बात करें, लेकिन मैं राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के इस भाषण में एक शब्द भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है उसके लिए। देखिए, इसको 6,040 करोड़ रुपए इसको अलॉट किए थे, खर्चा कितना, यानी अलोकेशन तो इतना किए, लेकिन हर स्टेट को कितना रिलीज किए? 160 करोड़ रुपए, 160 करोड़ रिलीज किए। बजट प्रोविजन 644। तो ये इनका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ स्कीम और लोकपाल बिल लाने की कोशिश। अरे वो तो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ है और लोकपाल बिल में मैडम वहां पर एक प्रोविजन नहीं, हर एक में तो आप प्रोविजन किया कि जहां पर अगर रिकॉग्नाइज अपोजिशन पार्टी का लीडर अगर नहीं रहता, लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को करना। लेकिन लोकपाल मेरे लिए नहीं, कल तुम्हारा हालत यही होगा। 2 पे थे तुम, 2 पे थे, याद रखो। मैं पढ़ा
सुषमा स्वराज जी का भाषण कि वो बोली कि 200 जब हमारे 2 ही है तो हम यहाँ 116 तक आए। उन्होंने दिखाऊं क्या हो न है तो दिखा दूं। हाँ नहीं दिखा बोलो दिखा दूं। तो हार जीत होती रहती, उन्होंने ही माना। हम 2 थे 116 आए, उन्होंने ही बोला। आडवाणी साहब अपोजिशन लीडर थे, उनका भाषण होने के बाद उनको चांस मिला। ये सब बैठो भैया आप अभी जरा। अब लोकपाल इसको एक क्या है, उसमें इतना ही अमेंडमेंट लाना है, अपोजिशन पार्टी लीडर और लार्जेस्ट पार्टी लीडर। 2 शब्द लाने के लिए 5 साल चले गए। 4 साल 9 महीने 2 शब्द का अमेंडमेंट। ये इनकी हालत है और इस ढंग से वो काम करते। और दूसरी चीज, और नहीं मैं 5 मिनट लेता हूं और उसके बाद बंद करता हूं। तो ये सरकार नाम बदलू सरकार है, नाम बदलू सरकार। मैं बोलता हूं कांग्रेस के स्कीम जो थे, बेसिक सेविंग बैंक, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन्होंने उसको बनाया प्रधानमंत्री जनधन योजना। निर्मल भारत अभियान हमारा, स्वच्छ भारत अभियान इनका, राजीव आवास योजना हमारा, सरदार पटेल नेशनल अर्बन हाउसिंग इनका, इंदिरा आवास योजना हमारा, प्रधानमंत्री आवास योजना इनका, राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति आपका, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, अटल मिशन इनका, और नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉइल हमारा, सॉइल हेल्थ कार्ड इनका, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग ये हमारा, परंपरागत कृषि विकास योजना इनका, स्वावलंबन योजना, अटल पेंशन योजना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष, नेशनल लाइवलीहुड मिशन, दीनदयाल उपाध्याय। ये नाम बदलू सरकार, इतने नाम बदली है और बोलते हैं कि ये नया स्कीम लाए हम। कहाँ भी नहीं, सब पुराने स्कीम है और उसका नाम बदल दिए। और दूसरा, और बाकी का तो हमारे लोग बोलेंगे फॉरेन पॉलिसी, और इसमें मैं डॉक्टर अंबेडकर का और बसवण्णा का 2 कोट नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने बसवण्णा का और अंबेडकर का कोट किया है। वो कोट बोल के मैं बैठ जाता हूं, मैडम अगर आप आगे बोले तो भी नहीं बोलूंगा, बस इतना। तो ये कोट मैं इसलिए कर रहा हूं कि देश के लिए, सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही, द सेकेंड थिंग वी मस्ट डू इज, जब कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने इस देश को सौंपा उस वक्त, द सेकेंड थिंग वी मस्ट डू इज टू ऑब्जर्व द कॉशन विच जॉन स्टुअर्ट मिल has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with power which enable him to subvert their institutions. आपके लिए, so to subvert their institutions, there is nothing wrong in being grateful to a great man who are rendered lifelong services to the country. But there are limits to gratefulness, as has been well said by the Irish patriot, Daniel O'Connor. No man can be grateful at the cost of his honor. No man can be grateful at the cost of his honor. No woman can be grateful at the cost of her chastity. And no nation can be grateful at the cost of its liberty. This is the important. We can't, because just he is a great man, somebody is a prime minister. You might have got elected in his name, but don't be subvert. Gulam mat bano.
have conscience. For in India, Madam Speaker, for in India, bhakti, what may be called the path of devotion or hero worship, plays a part in its politics, unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. तो आखिरी में एक की मैडम स्पीकर, हमारे राष्ट्रपति जी अपना भाषण शुरू किए थे महात्मा बसवेश्वर के वचन से, दैवे धर्मद मूलोया, तो उससे उन्होंने किया था। और आप भी जब कर्नाटक में जाते ना कुछ बोल देते बसवण्णा के वचन, जो लोग भी आपको बता देते हैं कहते। लेकिन बसवण्णा का ये बड़ा फेमस वचन है, मैं कहूंगा और बैठ जाऊंगा। कड़ाबेड़ा कोलाबेड़ा हुसिये नुडियलू बेड़ा, यानी इसका मतलब डू नॉट स्टील, डू नॉट किल, डू नॉट अटर द अनट्रूथ। इसीलिए लिंचिंग मत करो, हाँ, रफेल में चोरी मत करो और झूठ मत बोलो किसानों के साथ। मुनिया बेड़ा अन्नरिगे असह्य पड़ बेड़ा, नेवर बी एंग्री, क्योंकि बहुत गुस्से में आते हैं। नेवर बी एंग्री, नेवर हेट अदर्स, नेवर हेट अदर्स। दिस इज बसवण्णा सेड, व्हाट यू आर कोटेड, आई एम कोटिंग मैडम। तन्ना बन्नी से बेड़ा इधर हड़ियलू बेड़ा, डोंट बोस्ट अप युवर सेल्फ आर क्रिटिसाइज एनीवन। इदे अंतरंग शुद्धि, इदे बहिरंग शुद्धि। This is the way to cleanse the soul. This is the way to cleanse the body. This is the way to please our Lord Kudal Sangama. He said, Baswannah said. So madam, with these words, कम से कम बसवण्णा को आप कोट किए हैं, इसके तहत चलेंगे। Don't steal, don't kill, don't utter untruth, never be angry, never hate, don't boast of yourself, don't criticize anyone. This is the way to cleanse the soul. तो मैं इतना ही कहूंगा मैडम, आपका आभारी हूँ, आप बहुत समय मुझे दिया, आपको धन्यवाद। मेरे वजह से दूसरों का कट नहीं होना, ये भी मैं आपसे विनती करूंगा। तो आपको बधाई देता हूँ, मेरे को भाषण करने के लिए समय दिया। इतना कहते सभी को बहुत अटेंटिवली भी प्राइम मिनिस्टर सुने, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कम से कम उठे नहीं तो ऐसा तालियां बजाते कि परसों मोदी मोदी बोले तो दोनों हाथ से बजा रहे थे। फिर मैं से मिला, मैं एक दिन मिला उनसे, शायद परसों या परसों, 4 दिन पहले। साहब जरा आपका हाथ बताइए, बोला मैं क्यों नहीं, हमको फर्स्ट एड को बुलाना चाहता था मैं, क्योंकि आप ऐसा खपका रहे थे कहीं आपके हाथ को चोट नहीं लगी तो देखना, तो इसीलिए मैं पूछा। तो यही कहता हूँ कि मैं थपथपाना, उठ के बोलना, चिल्लाना, जय बोलना ये बात और है, देश को चलाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना ये बात और है। इतना कहते हुए थैंक यू वेरी मच।